Virat Kohli gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआरए न्यूज और हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और T20 वर्ल्ड कप में अब खिताब कौन टीम हासिल करेगी वो समय आ चुका है, क्योंकि आज से सेमीफाइनल का दौर शुरू होने वाला है। सुपर 12 के मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब 4 टीमें आपसी प्रतिद्वंदिता के आधार पर, अपनी सर्वश्रेष्ठता के आधार पर यह बताएगी कि आखिर इस बार का सिरमौर कौन होने वाला है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। इंग्लैंड कहीं ना कहीं अपने ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों की इंजरी से जूझ रही है, लेकिन उसके बावजूद इस टीम के हौसले बुलंद है। टूर्नामेंट के पहले ही कहीं ना कहीं इंग्लैंड को प्रबल दावेदार माना जा रहा था और इस टीम ने अपने प्रदर्शन के आधार पर उस आशंकाओं को बल भी दिया है। हालांकि सुपर 12 के आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टीम को पराजय का सामना करना पड़ा था, जिससे इतना जरूर साफ हो गया है कि इयान मॉर्गन की कप्तानी वाली ये टीम अजेय तो नहीं है। दूसरी तरफ बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड एक बदला लेना चाहेगी और वो है 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, क्योंकि उस मुकाबले को इंग्लैंड ने बाउंड्रीज की संख्या के आधार पर जीता था। तो कहीं ना कहीं वो एक कसक न्यूजीलैंड की टीम में अब तक दिखाई दे रही होगी और आज इस मुकाबले के माध्यम से उस कसक को पूरा करना चाहेगी ये टीम, बदला लेना चाहेगी। लेकिन कौन यहां पर मजबूत दिखाई देता है पहले सेमीफाइनल में, किसे एज है, किसकी क्या क्षमताएं, किसकी क्या कमजोरियां हैं, वो बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और देवाशीष नीलोसे सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हालांकि हम इस मुकाबले की चर्चा करें, लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी लाखों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड भारत का दौरा करने वाली है और उस पूरे टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें इंदौर के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये गौरव का क्षण है इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और हम सभी के लिए। वेंकटेश अय्यर आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया, केकेआर की तरफ से सलामी बल्लेबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, हरफन मौला खिलाड़ी है, उनका चयन हुआ है और उनके साथ साथ तेज गेंदबाज आवेश खान। सर, एक इतनी बड़ी उपलब्धि, क्योंकि हम मान रहे थे कि एक सूखा हो गया है यहाँ पर। अमय खुरासिया, नरेंद्र हिरवानी, संजय जगदाले, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना रुतबा हासिल कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद एक गैप बन गई थी। इस गैप को बखूबी पूरा किया इन दोनों खिलाड़ी। बिल्कुल, राजेश भी हमारे यहीं से खेले हुए हैं, राजेश चौहान बाद में सीजी हो गया और सीजी में चले गए। तो इन प्लेयर के बाद में डेफिनेटली मध्य प्रदेश का जो प्लेयर का एक रुतबा था, जो हम T20 में, ODIs में या टेस्ट मैचेस में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे थम सा गया था, रुक सा गया था और कहीं ना कहीं बार बार ये बातें होती थी कि जो हमारे यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो किसी तरीके से हम लोगों को प्रॉपर पिच नहीं कर पा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं इन क्रिकेटर्स के लिए कोई ना कोई गॉडफादर चाहिए होता है, कोई ना कोई इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं जिसके थ्रू वो लाइमलाइट में आए और वो कहीं ना कहीं पिक करें। और हमने जैसा कहा था कि हम फॉर्चुनेट है कि इस बार हमारे 3 प्लेयर आईपीएल में खेल रहे थे, 2 का सिलेक्शन हो गया। अनफॉर्चुनेटली रजत पाटीदार जो हैं वो नहीं सिलेक्ट हुए हैं, कुछ ज़्यादा खेलने का चांस नहीं मिला, 2 मैचेस खेले, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, पर जो ग्लिम्पसेस थे उस बच्चे के भी वो बहुत अच्छे थे कि किस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी और किस तरीके से उन्होंने फील्डिंग करी। वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी फील्डर हैं और हमने देखा कैसे पॉइंट के ऊपर एक यंगस्टर जो नया आता है, उनको ज़्यादातर हमने देखा जो नए प्लेयर होते हैं, जूनियर्स होते हैं, उनको फॉरवर्ड शॉट लेग पे या ऐसी जगह पे खड़ा किया जाता है जो डेंजर जोन होते हैं और उन जगह पे नहीं खिलाते हैं जिनके ऊपर रन सेविंग करना होता है या बहुत कैचेस लेने होते हैं। हमने देखा कितनी अच्छी फील्डिंग उसने करी। ये डेफिनेटली मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के 2 बच्चे
जो कि अभी बहुत बड़ा कैरियर उनका आईपीएल में नहीं रहा है। आवेश 2 सीरीज से अच्छा कर रहे हैं और वेंकटेश तो हम बोलें तो आईपीएल क्या कर सकता है 5 मैच खेले इस सीरीज में यूएई के सेकंड चर्न में, सेकंड लेग में, और उसके परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस उन्होंने दी और जिसके बेस के ऊपर उनको एज ए टीम प्रैक्टिस के लिए भी रोका गया था वर्ल्ड कप में और फिर कुछ दिनों में उनको रिलीज कर दिया गया। और अब क्योंकि इस समय टीम में कुछ बदलाव की जरूरत थी और न्यूजीलैंड 17 तारीख से आ रही है ये T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद में, और 17 तारीख से हमारे यहाँ T20 एक सीरीज होगी जो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में होगी और इससे बड़ी बात कहीं भी कुछ नहीं हो सकती। और जैसे हम स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में कुछ एक जंग चल रही थी 2020 कैप्टनसी के लिए, और क्योंकि विराट ने खुद ही बोला है कि अब वो T20 में कैप्टनसी नहीं करेंगे तो रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया है। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में इंदौर के इन 2 युवा क्रिकेटर्स को अपना जोहर दिखाने का मौका मिलेगा। और हमारे साथ में देवाशीष नीलोत्से सर मौजूद हैं, इसलिए देवाशीष सर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्रिकेट की नई पोत को सींचने का काम करते हैं। और ऐसे ही जो खिलाड़ी आवेश खान, वेंकटेश अय्यर, उनके बाद की जो पीढ़ी है उन्हें भी ट्रेन कर रहे हैं। सर, इन दोनों खिलाड़ियों को आप लगातार प्रशिक्षण देते आए हैं, इनसे संवाद करते आए हैं, अब आपके लिए कितना बड़ा एक मेंटोर के तौर पर, गुरु के तौर पर खास पल है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो इन खिलाड़ियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर होना जरूरी है क्योंकि अब तक अपेक्षाओं का कहीं ना कहीं दबाव नहीं था, अब वो दबाव भी कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को झेलना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको एक ऐसा दबाव होता है वो कि जिसको आप अगर बहुत अपनी काबिलियत से झेल पाते हैं तो आप कहीं और किसी मुकाम पे होते हैं। वैसे आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आए, आईपीएल खेलते आए और आईपीएल एक ऐसा क्रिकेट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ आप खेलते हैं और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको आप लीजेंड्स हैं, जिनको आप देखते हैं कि जिनको देख के आप बड़े होते हैं, उनको अपने साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हुए पाते हैं। तो आपका एक जो हेजिटेशन होता है, एक प्रेशर होता है, वो डेफिनेटली धीरे धीरे कम होता जाता है। और फिर आप एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हो और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ में करके आ रहे हैं तो वो भी आपका एक प्रेशर कम होता जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से यंगस्टर्स को अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद एक अच्छा मुकाम हासिल होता है। निश्चित तौर पे कोच, मेंटर की हैसियत से अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो जैसे ही टीम में आईपीएल में अच्छा किया और इंडियन टीम में आए तो हमारे ग्राउंड का एक एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया। अब बच्चों में एक अलग सा एक चमक सी आ गई है और उनको सबको ये लगने लगता है कि जब हमारे ही बीच के 2 प्लेयर इंडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक आत्मविश्वास पैदा होता है और आप उनको देख के एक रोल मॉडल आप बनाते हैं। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके बीच में वेंकटेश है, वो आपके रोल मॉडल हो जाते हैं, आपके बीच में आवेश है, वो आपके रोल मॉडल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क जो देखने को मिलता है कि यंगस्टर्स को खेलने के लिए और एक उम्मीद जगती है कि नहीं ये जब रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे और खासकर बीइंग आईडीसीए सेक्रेटरी हमारे एक सम्मानीय सदस्य तो हम दोनों बहुत खुश हैं कि आईडीसीए के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी भी एसोसिएशन के 2 प्लेयर एक सबसे बड़ा पटल है जहां देश को आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और वहां से आपके प्लेयर्स अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे एसोसिएशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी बनती है कि अब हमको इसको कंटिन्यू करना है। और एक बहुत राहत की भी सांस हम लेते हैं कि जब इतना हम प्रयास करते हैं और इतना जब हम अच्छा करते हैं तो जब प्लेयर्स खेलते हैं तो एक बहुत अच्छा आपको लगता है। इसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय कैलाश जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से कि जब मेरी बात हुई उनसे और मैंने उनको बताया तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा क्या बात है, मतलब ये आईडीसीए के लिए एक बहुत अच्छे सफ़र की शुरुआत है। हम इतने सालों से जो मेहनत करते आ रहे थे अब उसके फल हमको आप देख पा रहे हैं। ये दोनों बच्चे जिस तरह से खेल रहे हैं ऐसे कई बच्चे हैं जिनको हम आगे भी देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और दोनों ही वरिष्ठ पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरा भी एक सवाल आप दोनों से कि पार्टी अब कौन ऑर्गेनाइज करेगा,
हमेशा बड़ाई करेगा। डेफिनेटली। देखिए जो बड़ा होता है ये उसका अधिकार होता है कि वो जब भी घर में खुशी आए और उस खुशी को अपने सब फैमिली मेंबर के साथ में उसको सेलिब्रेट करे, और हम लोग डेफिनेटली उसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन का वक्त है और अच्छी बात है कि ये चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला पल है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इंतजार करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा शहर जो सबसे साफ शहर है, स्वच्छता सहित तमाम चीजों में, वाटर प्लस का मामला हो या फिर कोई भी दूसरा सकारात्मक क्षेत्र जहां पर जरूरत होती है आगे बढ़ने की, वहां इंदौर अग्रणी दिखाई देता है। और अब बात क्रिकेट की दुनिया की करें तो वहां पर भी इंदौर अपना रुतबा दिखाने लगा है, जलवा दिखाने लगा है सर। लेकिन बात वेंकटेश की करें तो कई चीजें उनके मुफीद दिखाई देती है। एक तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जिसकी जरूरत हर कप्तान को होती है, ऑलराउंडर है जिसकी तलाश हर कप्तान को रहती है, बेहतर क्षेत्र रक्षक है जिसकी तलाश हर कप्तान को रहती है, यानी हर खाने में ये खिलाड़ी फिट दिखाई दे रहा फिलहाल। बिल्कुल ठीक बात है। जो 5-6 मैचेस उनको केकेआर की तरफ से खेलने को मिले, हमने उसको तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करते देखा है। बैटिंग में भी उन्होंने 250 करे और हर मैच में रन बनाए उन्होंने, और बॉलिंग भी हमने देखा कि उनको डेथ ओवर में भी कप्तान ने भरोसा किया। और डेथ ओवर में, क्योंकि देखिए डेथ ओवर में वही बॉलर से बॉलिंग कराई जाती है जो बहुत स्ट्रीक हो, जिसका बहुत कंट्रोल हो और जो बहुत माइजर हो, कंजूस हो, जो रन खर्च नहीं करता। और हमने देखा कि उसने बहुत कंट्रोल से किया और रन भी ज़्यादा नहीं खाए। और फील्डिंग में तो हमने देखा एक बहुत ही स्पेक्टिकुलर कैच वो होता जो उनका पैर मुड़ गया और वो बाउंड्री के ऊपर लंबे हैं, एकदम हाथ उन्होंने ऊपर टच किया हुआ था, और जब नीचे लैंड किए तो पैर मुड़ने से इम्बैलेंस होकर गिर गया और वो कैच ड्रॉप हो गया। अब अदरवाइज भी ग्राउंड फील्डिंग हमने देखी उनकी बहुत अच्छी थी। ही इज़ ए परफेक्ट मटेरियल टू बी ऑलराउंडर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। बहुत अच्छा। और आवेश की जहाँ तक हम बात करेंगे, और जिस हिम्मत के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ उसने बॉलिंग करी, मुझे लगता है कि दिल्ली का प्रोग्रेस जो था उसमें बहुत बड़ा हाथ उसका था कि पिछले 2 सीजन में हमने वही एक टीम देखी जो बाकी सब टीमों से उभर कर अलग आई और रनर अप रही पिछली बार भी, और इस बार वो सेमीफाइनल्स में हारे। वैसे सर आवेश खान की मैं बात करना चाहूंगा। आज दिन में जब आवेश खान से मुलाकात हुई, उनसे चर्चा का अवसर मिला, तो एक चीज तो है कि आईपीएल का ये फायदा सबसे बड़ा नजर आया कि खिलाड़ी का जो आत्मविश्वास है उसके चेहरे पर झलक जाता है। मतलब भारतीय टीम में सिलेक्शन के बाद किसी तरह का कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, सीधे उन्होंने बात की कि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट और मेरी गेंदबाजी पर है। तो ये जो आईपीएल है जिसमें तमाम महान और बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ अवसर मिलता है, क्या ये उसी का लक्षण है कि आज चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिख रहा है, किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं, झुंझलाहट नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे हमने कहा कि आप इंटरनेशनल बड़े क्रिकेटर्स, लीजेंड्स के साथ जिनको आप देखते हैं उनके साथ खेल पाते हैं, और उसमें आपको एक अलग मोटिवेशन होता है कि मुझे आज अगर मैं केन विलियमसन को बॉलिंग कर रहा हूं, या मैं मॉर्गन को बॉलिंग कर रहा हूं, या मैं बटलर को कर रहा हूं, या आप किसी भी बड़े प्लेयर के सामने जब आप बॉल डालते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ इंपैक्ट छोड़ना है। जब मैं कर रहा हूं मैं भी कोई कम नहीं हूं, लेकिन इन बैट्समैन के सामने एक ऐसा इंपैक्ट मैं छोड़ना चाहूंगा कि लोग मुझे याद करें कि नहीं मैं भी मेरा आकलन बेहतर तरीके से हो। देखिए हम आते हैं छोटे शहर से, तो वहां पे वो एक्सपोजर पहले नहीं मिल पाता था, लेकिन आईपीएल के बाद से जब ये एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ है कि आपके परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया गया, आपके परफॉर्मेंस को तवज्जो देना शुरू किया है, और कोई एक स्पार्क, जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि 5 मैच यूएई में 5 मैच खेले थे, लेकिन 5 मैच में वो स्पार्क उनमें दिखा कि वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी है, वो एक बेंच स्ट्रेंथ भी हमको तैयार करनी होती है, और वो आपको लगता है कि ये क्रिकेटर है जो वो सारी जो आपकी उम्मीदें हैं उसमें खरा उतर सकता है। तो ये एक प्रेशर वाली जो सिचुएशन है वो कम हो जाती है। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी हमने बात की है कि जो मेरा व्यू था कि आवेश को वर्ल्ड कप टीम में लेके जाना चाहिए था। क्या होता है कि आईपीएल एक ऐसा क्रिकेट है जहां आपको फ्रेंचाइजी पूरा आपको निचोड़ लेती है, जहां आप, ये फैक्ट है, जहां आप अगर इंजर्ड भी होते हैं तो आपको इंजरी के बावजूद भी खेलना होता है, और बैक टू बैक हो गया कि एक बड़ा आईपीएल का एक बड़ा लंबा सफर हुआ, उसके बाद इमीडिएट बाद आपका वर्ल्ड कप हो गया। तो वहाँ पे भुवनेश को हमने बॉलिंग करते हुए देखा, भुवनेश कहीं भी उस लय में नहीं दिखे। 120 पे अगर आप सोचेंगे कि बिना स्विंग के अगर वो उन विकेट्स पे आप बॉलिंग करेंगे तो बाबर और उन्होंने, रिजवान ने स्वीप भी किया उनको।
तो ये सब चीज़ें होती है जहां आपको एक जब सिलेक्शन आप करते हैं तो ये सब भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ ऐसी होना चाहिए कि अगर कोई प्लेयर है, शामी ने बहुत अच्छा किया लेकिन शामी भी 2 मैचेस में एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंजरी का, देखिए वो भी इंसान है, प्लेयर्स भी इंसान है, एक लंबा क्रिकेट खेलते हैं तो इंजरी से अपने आप को बचाना भी बहुत मुश्किल होता है। और जब डिमांडिंग क्रिकेट होता है, आईपीएल एक बहुत डिमांडिंग क्रिकेट है, वहाँ पे इनको अपनी इंजरी को प्रिवेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। और वो अमूमन आप उसको कैसे जैसे तैसे ढक के और आप अपने क्रिकेट करियर को प्रोलॉन्ग करते हैं या खेलने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं हो पाता जो आपसे उम्मीद की जाती है। वहाँ पे ऐसे प्लेयर्स को, जो मोहम्मद सिराज एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, यंग हैं, जिनको आप आवेश है, जिनको आप ले जाते तो शायद कुछ चीज़ें थोड़ा सा रिजल्ट और डिफरेंट हो सकता था। खैर ये प्रोरेगेटिव सिलेक्टर्स का है, वो उनके आकलन के तरीके अपने होते हैं। लेकिन आवेश का एक ऐसा बॉलर है जो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में भी अगर आवेश को इस्तेमाल किया जाता है और बेहतर तरीके से अगर यूज़ किया जाता है तो वो बहुत लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। वेंकटेश का, जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि सारी क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए 5 मैच में बहुत रेयर केस होते हैं जहां किसी प्लेयर का आकलन इस लेवल पे किया जाता है, जहां आपको फट आपको चांस मिल गए, नहीं तो एड़ियाँ घिसते आपको समय कब निकल जाता मालूम नहीं पड़ता, आपको मौके की तलाश में आप भटकते रहते हैं। बहुत लेकिन टैलेंटेड प्लेयर नहीं मिला, लेकिन ये वेंकटेश की किस्मत है। और जहां उनको बहुत अच्छा किया और बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से उनको देखा गया, परखा गया और उनको मौका दे दिया गया है। अब दोनों प्लेयर पे देखिए, टीम में आना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ मेंटेन होना, वहाँ परफॉर्म करना। उस जैसा आपने बोला कि वो प्रेशर को हैंडल करना, प्रेशर बहुत अलग प्रेशर होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहाँ हैंडल करना। जब हमने बड़े बड़े प्लेयर्स विराट और रोहित को भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो चेहरे पे एक बड़ा प्रेशर देखा, तो जब उस लेवल के प्लेयर भी प्रेशर को हैंडल करने में कहीं ना कहीं अपने आप को अनकंफर्टेबल पाते हैं, तो ये प्लेयर्स तो यंगस्टर्स हैं, अब इनको कैसे हैंडल किया जाता है या कैसे ये प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं। अब टीम में आप आ गए, लेकिन अब आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जो मौका मिल रहा है, जैसा मौका मिल रहा है उसमें लपक लीजिए, उसमें आप ये उम्मीद, मतलब दूसरों के लिए स्कोप ही ना छोड़ें कि कहीं आपको फिर आप कंसिडरेशन जोन में रहें। मैं हमेशा कहता हूं, मेरी दोनों से बात हुई है, मैंने कहा यार एक मौका मिला है, अब उस जोन से आप बाहर आ जाओ कि हम इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप हो गए हो, आप इंडियन प्लेयर हो गए हो, आपको एक जो एक कलर होता है इंडिया का वो मिल चुका है, जिसकी आपने जिसके लिए जद्दोजहद इतनी बड़ी की है, संघर्ष किया है, लेकिन वो मिल गया है। अब उसको भूल जाओ, अब आप इंडियन क्रिकेटर हो गए, इंडियन प्लेयर हो गए, लेकिन अब आपको वो मेंटेन करना, अब आपको वो उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करना और उससे अपने उस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए आईपीएल का लेवल और टेस्ट क्रिकेट का या इंटरनेशनल क्रिकेट का लेवल बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, जो हमने देखा अभी वर्ल्ड कप में हमको समझ में आया। तो ये आपको आप कॉम्प्लिसेंसी नहीं आ सकती, आप रिलैक्स नहीं हो सकते, अब आपको तो और अपने यू हैव टू पुल योर सॉक्स, अब आप रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते, अब आपको और कमर को कसना पड़ेगा और एक ऐसा मार्ग छोड़ें कि आने वाले हमारे प्रदेश के, हमारे इंदौर के और बच्चों को के लिए जगह बनाते चले आप। देखिए जब कोई ऐसे प्लेयर्स किसी स्टेट से या किसी सिटी से खेलते हैं तो डेफिनेटली जब वो परफॉर्म करते हैं तो अपने दूसरे प्लेयर्स के लिए भी वो जगह बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक आपने सीढ़ी जो एक बहुत ज़रूरी थी उसको पार की है, लेकिन अब उसको मेंटेन करना और उस पे अपनी जो एक जिस इमेज के साथ या जिस काबिलियत के साथ आप सिलेक्ट हुए उसको मेंटेन करना, उसको और ऊपर लेके जाना और अपने क्रिकेट एक्टिविटी को, क्रिकेट टैलेंट को इन्हांस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये दोनों प्लेयर हमारे उसमें खरे उतरेंगे। बिल्कुल सर, वैसे उम्मीद ही नहीं विश्वास है, क्योंकि ये इंदौर है और यहाँ के लोगों को अगर कोई मौका मिला है तो उनने कभी छोड़ा नहीं है। और देखिए इन दोनों ही खिलाड़ियों को डीजियाना समूह की तरफ से भी अनेक शुभकामनाएं, क्योंकि आप सिर्फ ना
भारतीय टीम में सिलेक्ट हुए हैं, बल्कि आपने इंदौर के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक रास्ता दिखाया है। और रोल मॉडल यदि आपके नज़दीक का होता है तो इससे बेहतर तो और कुछ भी नहीं हो सकता। फिलहाल इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के क्षेत्र में जिस मुकाम को हासिल कर चुकी है, आप उसमें 4 चांद जरूर लगाएंगे। अब बात करते हैं आज होने वाले पहले सेमीफाइनल की, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। सर, इंग्लैंड थोड़ा सा परेशान दिख रहा है, खिलाड़ियों को कुछ चोटें हैं, जेसन रॉय बाहर हुए हैं, उनकी जगह बिलिंग्स मध्यक्रम को आज सहारा दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब खिलाड़ियों के बीच में इंग्लैंड को अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है, क्योंकि सामने न्यूजीलैंड है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, उनके बेन स्टोक्स और जोफर आर्चर जो हैं वो पहले इंजरी के कारण से अवेलेबल नहीं थे, और ताइमल मिल्स जो हैं वो थाई इंजरी के कारण से इस टूर्नामेंट में बाहर हुए, और जेसन रॉय जो कि बहुत अच्छा ओपनिंग में कर रहे थे वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो, पिछले मैच में इंजर्ड हो गए, और जिस कारण से अब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, और कहीं ना कहीं जॉनी बेस्टो जो हैं उनको वो ऊपर ला सकते हैं ओपनिंग करने के लिए बटलर के साथ में। और यहाँ वो उनके यहाँ पास एक डेविड मिलान भी बहुत अच्छे स्टेबल प्लेयर हैं, उनको भी प्रमोट करके ऊपर लाया जा सकता है। मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि ये जॉनी बेस्टो से ही ओपन करवाएंगे। और जहाँ तक हम इस मैच की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये न्यूजीलैंड की हम बात करेंगे तो न्यूजीलैंड ने आईसीसी के 2 पर्टिकुलर टूर्नामेंट, एक 50 ओवरों का जो वनडे मैचेस होते हैं उसमें 2019 में यही दोनों टीमें भिड़ी थी, और एक इस तरह का इवेंट छोड़ा था जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है। उसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके 241 रन बनाए थे 8 विकेट पे, और इंग्लैंड की टीम 241 रन बना के लास्ट बॉल के ऊपर रन लेना था मार्कवुड को, और उसमें रन आउट हो गए थे और मैच टाई हो गया था। उसके बाद में इंग्लैंड ने जब सुपर ओवर के लिए खेलने के लिए गए तो 15 रन किए बिना विकेट के ऊपर। बेन स्टोक्स और बटलर ने उसमें रन बनाए, बटलर ने 8 रन बनाए थे, बेन स्टोक्स ने 7 बनाए थे, और जिमी निशान और मार्टिन गप्टिल ने न्यूजीलैंड के लिए खेलना चालू किया, और वो लोग 1 विकेट के ऊपर फिर से मैच टाई हो गया था। 15 रन बने थे उनको, और जब इस तरह से मैच टाई होता है तो जिनकी ज़्यादा बाउंड्रीज होती हैं उससे पहले, उसके बेस के ऊपर वो मैच का रिजल्ट निकलता, और रिजल्ट इंग्लैंड के फेवर में आया था, और इंग्लैंड ने वो ट्रॉफी जीत ली थी। और हमने रिसेंटली देखा कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान से जीता था, और 2 टूर्नामेंट में वो ऑलरेडी एक में से 50 ओवर्स में वो रनर्स अप रहे थे, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो एज ए चैंपियन रहे थे। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक मोटिवेशनल फैक्टर होगा, जो आपके बोर्ड होता है, जो आपके अधिकारी होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट हो उन सब में आपकी टीम विनर होनी चाहिए। एक बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर न्यूजीलैंड के लिए हो सकता है। परंतु सामने इंग्लैंड की टीम है जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में अभी तक किया है। जोस बटलर जो हैं 240 रन बनाकर सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं, 264 रन बाबर आजम ने बनाए, वो पहले नंबर पे हैं। और जोस बटलर जो हैं वो एक प्लेयर रहेंगे टू वॉच फॉर, क्योंकि उन्होंने 13 सिक्सेस भी लगाए हैं जो सबसे हाईएस्ट हैं इसमें। तो इस पर्टिकुलर मैच में टॉस भी इंपॉर्टेंट होगा कि ड्यू फैक्टर होता है, हमने देखा है। और जो टीम पहले बैटिंग करी है उन्होंने 4 मैचेस जीते हैं, जो बैटिंग सेकंड की उन्होंने 6 मैचेस जीते हैं। इस मैच का जो बिल्डअप था वो थोड़ा सा एक सैड न्यूज से कि जो चीफ क्यूरेटर थे यहाँ के मोहन सिंह, उनकी डेथ हो जाना जिस दिन ये हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच था, जिस दिन वो मैच खत्म हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसी दिन रात को उनकी डेथ हो गई। किन्हीं कारणों से हुई वो अभी तक किसी को भी ज्ञात नहीं है, किसी को पता नहीं, कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। परंतु हैट्स ऑफ टू दैट मैन कि उन्होंने जो ये विकेट था, ये तीनों जो शारजाह, दुबई और अबू धाबी के हम विकेट देखेंगे तो ये एक अच्छा बैटिंग विकेट था तीनों का कंपैरिजन में। और पिछले 3 मैचेस में अगर हम 5 मैचेस में हम देखें तो 189 प्लस का स्कोर 3 थे, जिनमें से इंडिया का एक 210 पे 10 रन बनाए थे 2 विकेट के ऊपर उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो एक बहुत अच्छा विकेट है ये। और इवन मिचेल सेंडरन ने न्यूजीलैंड की तरफ से कहा है कि विकेट देखते हुए इसमें बॉलर्स के लिए कोई हेल्प नजर नहीं आ रही है। और इस पर्टिकुलर मैच में जो 7 नंबर की स्ट्रिप है जो सेंटर में है इस समय, उसको यूज की जा रही है, जिसका मतलब ये होता है कि सब तरफ बाउंड्री लगभग बराबर होंगी। कोई भी बैट्समैन किसी बॉलर को शॉर्ट बाउंड्री देख के टारगेट नहीं कर सकता है।
मैच बहुत अच्छा होगा। जैसा कि हमने कहा कि पुरानी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं न्यूजीलैंड के साथ में जो उनको हर्ट कर रही हैं 50 ओवर्स के लिए, और रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर आए हैं, तो वो चाहेंगे कि किसी तरीके से हम ये तीसरी टिकड़ी भी जो आईसीसी का एक और टूर्नामेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं विनर या रनर अप जरूर रहें। परंतु इंग्लैंड की टीम अगर हम आज पेपरों पे तुलना करें तो वो मुझे लग रही है कि बेटर है। उनके पास में जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रांग है, और एक मेजर अपडेट है, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और मुझे लगता है कि वो बॉलिंग ही करेंगे, और उन्होंने बॉलिंग ही ले ली है। तो बड़ा एडवांटेज एक इनके पास हो गया। परंतु हमने जिस तरीके से देखा कि इंग्लैंड ने टॉस हारने के बाद में शारजा में 189 रन बनाए थे, वहां पे भी ऐसा ही हो रहा था कि स्लगिश विकेट था, जॉस बटलर ने 100 किया था उसका लास्ट बॉल के ऊपर। और मुझे लगता है क्योंकि टीमें अब मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि अगर पहले जो बॉल है वहां रुक कर आता है डे में और बाद में जो बैटिंग कंडीशन अच्छी हो जाती है, तो कोशिश टीम ये करती हैं कि कम से कम उस लेवल पे पहुंचे ताकि दूसरी टीम आपको वहां तक चेजअप ना कर सकें। तो आज एक टेस्ट ऑफ कैरेक्टर होगा और ये नॉकआउट स्टेजेस हैं, इसमें जो टीम हारेगी वो बाहर जाएगी और दूसरी प्रोग्रेस करेगी आगे। जो संडे को फाइनल खेलेगी, जो सेकंड मैच कल होगा दुबई में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उनमें से एक विनर होगा, एक ये होगा, और हमें इस संडे को इन चारों में से 2 टीम जो है वो फाइनल खेलती हुई मिलेंगी। देवाशीष सर, यहाँ हम बात करें न्यूजीलैंड टीम की, तो न्यूजीलैंड टीम को इतना ज़्यादा आंका नहीं जा रहा था। हमने देखा कि टूर्नामेंट में पहले जब हमारे ग्रुप में इंडिया टीम थी तो कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे थे कि भारतीय टीम ज़्यादा दबदबा दिखा सकती है, लेकिन न्यूजीलैंड ने इसके विपरीत करते हुए अपना प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से सुधारा है। आज इंग्लैंड कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? नहीं, जिससे इंग्लैंड का हम बात कर रहे थे कि अपनी प्लेयर्स की फिटनेस को लेकर परेशान है, और उसके बावजूद भी टीम बहुत अच्छा करती हुई आई है। जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात जो आपने पूछा है, न्यूजीलैंड के तीनों बल्लेबाज अगर हम देखेंगे कि केन विलियमसन, गुप्टिल एंड मिचेल, तीनों बड़ा स्कोर करके हैं। तीनों जो फ्रंट बैट्समैन हैं जिन्होंने बहुत बड़ा मार्क छोड़ा हुआ है। और उसके बाद अगर बॉलिंग में आप देखें तो बोल्ट, सोडी और सऊदी, तीनों अभी जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं दौड़ में शामिल है। तो अगर एज ए होल अगर हम जो परफॉर्मेंस देखें, जो हम कहते हैं कि वो कछुए की चाल है और वो धीरे धीरे करते रहते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो सबका एक टीम कॉम्बिनेशन है और एक कंबाइंड एफर्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ इंग्लैंड में आप देखेंगे तो 240 रन बना के जो बटलर बहुत आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अगर हम कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमको एज ए टीम, एज ए होल अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं भारी पड़ता है। किसी भी फील्ड में ले ले, फील्डिंग जो अभी तक हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट न्यूजीलैंड की फील्डिंग ने छोड़ा है। हमने न्यूजीलैंड के फील्डर्स को कहीं भी कोई लैप्सेस करते हुए नहीं देखा है, और जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग की है, जिस तरीके से कप्तान की स्ट्रैटेजी है, जो फील्ड प्लेसमेंट है, और हमें लगता है कि वो जहां बॉल जाती है वहां फील्डर होता है, जहां फील्डर होता है वहां बॉल जाती है। ये देखने को हमको मिला है। हमने हमारा मैच भी देखा है कि इंडियन बैट्समैन को किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा था, किस तरह से मुस्तैदी से वो फील्डिंग और फील्ड प्लेसमेंट। तो एक अगर न्यूजीलैंड टीम को देखें तो बहुत एक ऐसा पैकेज है जो किसी भी उस पे स्तर पे आप देखेंगे तो लगता है कि हाँ यार ये कंप्लीट पैकेज है। और जैसा आपने बोला कि लो प्रोफाइल परफॉर्मर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा यहाँ अप्रिशिएट नहीं किया गया है, मतलब उतना नहीं कर रहे हैं। सेमीफाइनल खेले तो डेफिनेटली वो मुकाम तो मिलेगा ही उनको, लेकिन अगर ऐसे देखें तो जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती गई है, या ये कह सकते हैं कि हर प्लेयर ने अपने जिम्मेदारी को समझते हुए जहां जितना मौका मिला है वहां उस लेवल पे जाके परफॉर्म किया है। और आज जो फर्क देख रहे हैं हम, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान से वो मैच हारे हैं, उसके अलावा एक स्कॉटलैंड वाला मैच थोड़ा सा वो था, बाकी उसके अलावा कहीं भी किसी भी मैच में उस टीम को पैनिक सिचुएशन में आपने आते नहीं देखा। ये हो सकता है कि उनके कप्तान जो हमारे धोनी का ही रिप्लिका हम कह सकते हैं कि कूल काम कस्टमर है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड एज ए टीम ज़्यादा बेहतर है।
बेहतर है। क्षेत्ररक्षण की आपने बात की, हम भूल नहीं सकते सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप में धोनी का रनआउट सीधा स्टंप पे लगा था और मैच पलट गया था, और उसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि दो अच्छे कप्तानों के बीच आज अच्छा मुकाबला होने जा रहा है, केन विलियमसन वर्सेस इयान मॉर्गन। बात की जाए तो इन दोनों टीमों की एक बड़ी गजब का तालमेल है ये कि किसी सिंगल खिलाड़ी पर डिपेंडेंसी इस टीम की अब तक दिखाई नहीं दी है। सभी का एक यूनाइटेड रूप से प्रदर्शन है और यही वजह है कि आज इस वर्ल्ड कप में इस मुकाम पर दोनों टीमें दिखाई दे रही है। सर, कप्तान की बात करें या प्रदर्शन की बात करें, दोनों टीम में हम देखें कि संयुक्त प्रदर्शन है, पूरी टीम एफर्ट लगाती है, आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जहां हम न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो बहुत छोटी सी कंट्री है, 50-55 लाख लोग हैं सिर्फ वहां पर, हमारे इंदौर से थोड़े से ज़्यादा। और उनमें से देखिए आप कि अभी मैंने बोला कि आईसीसी के 50 ओवर का जो डे गेम होते हैं उनमें वो रनर्स अप हैं, और आईसीसी के टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ था उसके वो विनर हैं, और आज सेमीफाइनल में यहाँ पर खेल रहे हैं। तो हमने देखा कि इतने कम लोगों में से आने के बाद में भी जो उनमें क्रिकेटिंग और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हैं या जो उन पास टैलेंट है वो इमेंस है। वहाँ लोग जो हैं बहुत दिल से हर एक काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे इंग्लैंड की तो वो क्रिकेट के जन्मदाता हैं, उन्होंने ही ये क्रिकेट को पूरे वर्ल्ड में फैलाया है इस गेम को, और आईसीसी इसको और आगे बढ़ाने का काम कर रही है कि वो सब एरियाज जहाँ पे क्रिकेट नहीं है वहाँ हो। परंतु अगर आप वही इंग्लैंड को देखेंगे तो इंग्लैंड जो है वहाँ पे काउंटी क्रिकेट इतना ज़्यादा है, और 20-20 ओवर्स जो हैं क्लब्स में खेले जाते हैं, तो स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं उनके पास में। बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हैं, पर उसके बाद में भी अगर आप देखेंगे तो जैसी थम्पिंग विक्ट्रीज उनकी रही हैं इंग्लैंड की, ऑल्दो लास्ट मैच अगर हम देखेंगे तो वो 10 रनों से हार गए थे साउथ अफ्रीका से। अदरवाइज अगर आप देखें तो बिल्कुल क्लिनिकल परफॉर्मेंसेज उन्होंने करी हैं, और जहां जहां उनको मौका लगा उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया, जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका को हराया, अपने आप में एक एग्जाम्पल था कि जब आपको लेसर अपोजिशन मिलती है तो बिल्कुल चढ़ जाइए और इतने ज़्यादा रन बना लीजिए या इतनी जल्दी उनको आउट करिए कि आपका नेट रन रेट जो है, एक समय पे हमने देखा था कि वो कम लगभग 6 के आसपास नेट रन रेट था, जो बाद में जाकर सेटल हो गया और उन्होंने क्वालिफाई किया। मुझे तो लग रहा था वो लास्ट वाला मैच भी जो है जिस तरह से रबाडा ने लास्ट ओवर में 3 विकेट ले लिए तो वो मैच इनके पलट गया, नहीं तो 14 रन की जरूरत थी और 2 हार्ड हिटिंग बैट्समैन उनके पास उस समय विकेट के ऊपर थे। मुझे लग रहा था इंग्लैंड कहीं ना कहीं वो भी जीत की तरफ अग्रसर हो रही थी, पर क्रिकेट जैसे कि हम बोलते हैं निश्चितताओं का गेम है। रबाडा के पहले उससे जस्ट 1 ओवर पहले पहली 3 बॉलों पे 3 छक्के पड़े थे और 3 सिंगल आए थे, तो 21 रन उस ओवर में दिए थे और लास्ट वाले में कोई उनको वैल्यू नहीं कर रहा था। 3 ओवर में 45 रन वो पहले ही दे चुके थे, 14 रन चाहिए थे, अच्छे बैट्समैन इनफॉर्म खेल रहे थे, छोटी बाउंड्रीज थी वहां पे, शारजा में मैच था। पर यही क्रिकेट है कि हम सोचते कुछ है होता कुछ है, और जहां 14 रन चाहिए सिर्फ 3 रन उस ओवर में बने और 10 रन से वो मैच जो था न्यूजीलैंड ने जीत लिया और साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था। अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो गए 4 मैच जीतने के बाद में भी, और ये क्रिकेट है, ये आयरनी है कि आप बहुत अच्छा भी करते हैं, कितनी बार करने के बाद में भी आपको बाहर बैठना पड़ता है। परंतु ये दोनों टीमें जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग राइवलरीज हैं इनमें भी। हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि जिस तरीके से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, पर ये भी लगभग उसी तरह की है कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड में भी जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती है और जिस तरीके से अभी हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले देखा कि न्यूजीलैंड ने कैसे 2-1 से इंग्लैंड को टेस्ट मैचेस में भी उनके वहां पर हराया था। तो इन दोनों टीमों के बीच जिस तरह के मैचेस होते हैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई स्पेसिफिकली टीम जो है वो बहुत हैवीली लोडेड है कि वो जीत जाएगी, दूसरी टीम नहीं जीतेगी। और सेकेंडली जब बार बार हम बोलते चले आए हैं कि जो 20-20 फॉर्मेट है, फटाफट फॉर्मेट है, छोटा फॉर्मेट है, ये 120 बॉल खेलनी होती है और आपके 1-2 बल्लेबाज कोई भी अगर अच्छा खेल जाते हैं, 1-2 बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो वो गिवन डे के ऊपर वो टीम जीत जाती है। देवाशीष सर, वैसे दोनों से मेरा सवाल है लेकिन आपसे शुरू करता हूं, दोनों टीम के ऐसे कौन से 2-2 खिलाड़ी हैं जिन्हें लगता है आपको कि बड़े मैच में ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे, इन बड़े खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं दारोमदार रहने वाला है, निगाहें रहने वाली? बिल्कुल, देखिए अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो विलियमसन और उसके बाद आप मार्टिन गुप्टिल,
ये दो एक ऐसे स्तंभ है उनकी बल्लेबाजी के, और आप देखेंगे तो तीसरे मिशेल हैं, लेकिन ये दो बैट्समैन ऐसे हैं जो कहीं भी मैच को टर्न कर सकते हैं, मादा रखते हैं। बॉलिंग में अगर आप आते हैं तो बोल्ट ने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पेल सारे मैचेस में आपने 11 विकेट लेके फ्रंट रनर हैं। उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, सऊदी एक बहुत अच्छा कंटेन करते हैं। आप देखिए सऊदी के विकेट कम है, लेकिन सऊदी जिस तरीके से रन कंटेन करते हैं, रोकते हैं, जिस तरह से प्रेशर अगले अपने ये पार्टनरशिप का जो खेल होता है हम बात करते हैं, तो हमेशा वो प्रेशर बना के और अपने साथी के लिए एडवांटेज क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ा है मुझे जो बहुत इंप्रेस किया है वो सोडी ने, जिस तरीके से सोडी ने बॉल किया है, इस सोडी ने इस पूरे टूर्नामेंट में बॉल किया है, बहुत इंप्रेसिव है। और जितना फ्री होके आप उनको बॉलिंग करते हुए देखेंगे तो आपको बहुत फ्री होके अपने वेरिएशंस को, अपनी फ्लाइट्स को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो बैट्समैन और ये दो बॉलर जो हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने टीम को जिताने में छोड़ेंगे। वहीं अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश, नो डाउट अबाउट बटलर, जिस तरीके से जो बैटिंग आप देख रहे हैं, एक 100 जो बना है वो उन्हीं का है, उन्हीं का। और सबसे ज़्यादा छक्के वो मार चुके हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस रिदम में, इस लय में, ये एक होता है ये ड्रीम पीरियड जो एक प्लेयर का चलता है, ये साइकिल जो हम कहते हैं, ये ड्रीम पीरियड है उस साइकिल का। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि फ्लोलेस, मतलब आप जो जिस तरह से शॉट को आप खेलना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं सब। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जॉनी ब्रेस्टो। एक चूंकि जैसन रॉय नहीं होने से एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आई है। और वहीं आप बॉलिंग की बात करेंगे तो मुझे वोक्स ने भी बहुत इम्प्रेस किया, वुड्स ने किया। दो जो रशीद और मोइन, ये दो जो है कि अगर किस तरह की सिचुएशन बनती है उसमें कैसा वो बॉल डालते हैं, तो अमूमन अगर ये देखेंगे, पर मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड थोड़ा ज़्यादा बैलेंस, चूँकि इंग्लिश टीम जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आप इंजरी से जब आप संघर्ष करते हैं और जब आपके मेन प्लेयर्स जिन पे सारा दारोमदार रहता है वो कहीं ना कहीं अगर अनफिट होते हैं तो एक थोड़ा सा परेशानी का सबब होती है। मुझे लगता है कि ये जो प्लेयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सर सेम क्वेश्चन। देखिए, जहाँ तक मुझे इंग्लैंड लगता है, इंग्लैंड के हैं तो जोस बटलर नो डाउट बेस्ट फॉर्म में है अपनी लाइफ के। जैसे देवाशीष ने कहा कि हमने देखा किस तरीके से वो मुश्किल कंडीशनों में भी अपने आप को कंटेन करते हैं और जब उनको अच्छी कंडीशन मिलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं। सेकंड नंबर पे हैं, मैक्सिमम रन स्कोर में 240 रन बनाए, 13 छक्के मारकर पहले नंबर के ऊपर हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक ये इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे इंग्लैंड के लिए, और दूसरा मुझे लगता है कि डेविड मलान के एक प्लेयर हैं जो बहुत स्टेबल प्लेयर हैं। देखिए क्या होता है जब आप इस तरह की स्लो स्लगिश विकेट पे खेलेंगे, कि पहले हमने देखा है कि जब आप बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो बॉल रुक कर आती है और आपको स्कोरिंग के इतना इंपैक्ट नहीं मिलता, तो आपको कोई ना कोई एक प्लेयर ऐसा चाहिए होता है जो स्क्योर हो, जो रुक कर खेल सकता हो और लंबी इनिंग खेल सकता हो। तो मुझे लगता है ये दो बैटिंग में इंग्लैंड के लिए इंपैक्ट रखेंगे। वहीं न्यूजीलैंड की हम बात करें तो मार्टिन गप्टिल उनके सबसे सीनियर प्लेयर हैं, 90 रन से ऊपर उन्होंने किए थे, वो भी अच्छे फॉर्म में हैं। और दूसरा मुझे जो लगता है उनके कप्तान केन विलियमसन, ये दो बैट्समैन हैं इनके जो इनके लिए अच्छे करें। हम बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से मुझे लगता है क्रिस वोक्स को मैं इसमें कहना चाहूंगा, क्योंकि वो उनके पास चेंज इन पेस इतना डिसेप्टिव है कि वो जिस सेक्शन से बॉल करते हैं बैट्समैन को पता नहीं चलता, और आप स्लोअर बॉल के ऊपर जब मिसक्यूट करते हैं तो आपके आउट होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा मैं उनके अगर बोलूंगा, क्रिस जॉर्डन जो है वो स्पेसिफिकली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सेकंड बॉलर मैं उनको ये बोलूंगा क्योंकि उनको गीली बॉल के साथ भी बॉलिंग करनी है, तो आदिल रशीद के लिए थोड़ा सा उस समय मुश्किल हो सकती है सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग करना, तो ये दो बॉलर इनके चूज करूंगा। और जहां तक न्यूजीलैंड की बात करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स जो हैं इस पर्टिकुलर विकेट पे बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करी थी और उसके बाद में हमने देखा कि वही स्पिनर जो है अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपना कोटा भी पूरा नहीं कर पाए थे। तो मुझे लगता है दो मीडियम फास्ट बॉलर जो हैं ट्रेंट बोल्ट और टिम सऊदी,
टीम सऊदी रिमार्केबल परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, और ट्रेंट बोल्ट ने भी नई बॉल के साथ बहुत इंप्रेस किया है। तो ये बॉलर्स उसमें रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन 4 प्लेयरों का इम्पैक्ट परफॉर्मेंस रहेगा इस मैच के आउटकम के ऊपर। और अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीम का। तो सर फेवरेट टीम इंग्लैंड, मुझे लगता है कि इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड को मुझे देने का सिर्फ एक ही चीज लगता है कि उनके पास जो बैट्समैन है, वो बैट्समैन जो हैं, अगर वो एक भी इन होता है तो वो कंप्लीट बैट्समैन है, बहुत मारकर खेलने वाले हैं कंपैरेटिवली अगर हम न्यूजीलैंड से बात करेंगे। और बॉलिंग में भी जो मुझे चेंज इन पेस लगती है वो एडम वोक्स की ज्यादा लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा एज जो इंग्लैंड को दूंगा। मुझे लगता है आज का मैच इंग्लैंड जीतेगा, ऑल्दो वो टॉस हार चुके हैं। सर देखिए, जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि टॉस एक बहुत बड़ा रोल अभी तक प्ले करता आया है और आगे भी इन मैचेस में करेगा। तो एक एडिशनल एडवांटेज न्यूजीलैंड को टॉस का मिला है। उसके अलावा हम सिर्फ टॉस पे नहीं एनालाइज कर सकते। जिस तरीके से हम अगर सारे मैचेस को एनालाइज करते हैं और जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि एक कंबाइंड एफर्ट बहुत मायने रखता है। हर प्लेयर की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी सारे प्लेयर्स ने बहुत बखूबी से निभाई है। जहां आप बैटिंग की बात करते हैं तो मार्टिन गप्टिल, केन विलियमसन और मिचेल बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। और बॉलिंग में आप देखेंगे तो बटलर बोल्ट एंड सऊदी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सऊदी को अभी एक क्लिपिंग हम देख रहे थे, वो कॉटन बोल्ट जो पकड़ा है और जिस तरीके से वो कंटेन करके चलते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा दोनों प्लेयर्स, देखिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस के साथ हैं दोनों फास्ट बॉलर्स हैं जो बोल्ट एंड सऊदी, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। और जब से उन्होंने क्रिकेट शुरू किया है, मुझे लगता है तब से वो अपने ये जिम्मेदारी न्यूजीलैंड की अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी जो होती है, जो आपको जिम्मेदारी जब आती है तो एक्सपीरियंस भी देती है आपको, और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उन दोनों के पास है जिस तरीके से वो बॉल कर रहे हैं। और सोडी ने बहुत इंप्रेस किया है। सबसे प्लस जो है, मुझे लगता है कि एक फील्डिंग का भी एक जो एडेड एडवांटेज है इस टीम के साथ है। तो कहीं ना कहीं, और देखिए एक बहुत बड़ी जो सबसे बड़ी परेशानी इंग्लैंड के लिए है कि एक आपका जो मेन आपका प्लेयर है जो बटलर के साथ आपके नेक टू नेक जो चल रहे थे, जसन रॉय, जो बहुत इंप्रेसिव लग रहे थे, उनका अनफिट होना और 2 बड़े प्लेयर्स का नहीं होना, खैर वो टूर्नामेंट के पहले की बात है। और इस तरह से जब अगर टीम स्ट्रगल करती है फिटनेस को लेके, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव टीम पे आता है डेफिनेटली। लेकिन जिस लेवल पे आप टीम खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि वो परेशानियों को भी झेल लेते हैं। बट हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज और जो टॉस का एडवांटेज है वो सबसे बड़ा मिला है। और मैंने पहले भी बात की थी कि एक जब रिदम चलता है आपके फेवर का, जो एक चीज़ होती है कि कप्तान के एक फेवर में जो चीज़ चलती है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर समीकरण बदले तो आपने टेस्ट सीरीज में आपने क्वालिफाई किया और आप चैंपियन हुए। और उसके बाद जैसे हमने 2019 के वर्ल्ड कप की बात की कि आप सिर्फ मात्र ज़्यादा चौके नहीं मार पाए, इसकी वजह से आप नहीं जीत पाए। और यहाँ पे जब आप आए हैं तो मुझे लगता है कि वो रिदम और वो एक किस्मत, जो एक स्टार जो कहते हैं हम फेवर करते हैं, जो चलते हैं, वो रिदम मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के साथ जाती हुई दिखाई देती है। वैसे आप लोग पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि मेरी फेवरेट टीम तो इंग्लैंड है, और वो सिर्फ इसलिए है कि न्यूजीलैंड इसलिए हारना चाहिए कि उसने हमको वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हराया था। तो ये भी एक भावना है कहीं ना कहीं, जो दोनों मुकाबले अब होने वाले हैं, आज के बाद अगला मुकाबला भी, तो ये जिसने हमें हराया हम भी उसे हारता हुआ जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कसक और कसम के बीच ये मुकाबला है। इंग्लैंड चाहेगी कि जो कसक न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में बनी हुई है वो लगातार बरकरार रहे और उनके अंदर जो एक आग है वो जलती रहे, क्योंकि वो भी एक सजा देती है। और दूसरी तरफ कसम न्यूजीलैंड की है कि वर्ल्ड कप में ही कहीं ना कहीं इंग्लैंड को पराजित करना है, क्योंकि एक बड़ी ही अलग अंदाज में, सबसे रोचक और दिलचस्प अंदाज वाली हार न्यूजीलैंड को इंग्लैंड के खिलाफ मिल चुकी है। तो कसम और कसक के बीच के मुकाबले में किसकी फतह होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोरा सरिया हर न्यूज़ की धड़कन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला डीजीआरए न्यूज पर जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Singh Dhoni gets the award.
T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ।